अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS 403 के फाइनल टाइम के इंपॉर्टेंट लेक्चर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 92-45 तक आपका सिलेबस है। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि आप बस टू द पॉइंट बाकी बता दें कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे ब्रीफली मैं बता दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता क्योंकि कल से आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं। तो इसका जो पेपर होता है ये A to Z जितना भी आ रहा होता है ये कंसेप्चुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने जस्ट कंसेप्ट के लिए करने हैं। बाकी मैं शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता दूँ कौन कौन से आने हैं और MCQs। ठीक है, बाकी आपने खुद रीड आउट करना है। आज तरह अगर टाइम होता है तो मैं आपको जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है कि आपको जो है बना के दे देता और एक्सप्लेन भी कर देता और इनके मैं नहीं। ठीक है, कंसेप्ट आप क्लियर करवा, लेकिन अभी टाइम भी बहुत कम है इसलिए मैं आपको बस टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से जो है टॉपिक्स जो है तैयार करने हैं। तो चलिए फर्स्ट हमारे पास है फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। तो ये आपने देख लेना है कि ये कंसेप्ट फंक्शन डिपेंडेंसी जो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। ठीक है, अब हमारे पास आ गए 2 है फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। इनको हम जो कि ए जो ये इस एरर को हम क्या पढ़ सकते हैं, ए फंक्शन डिटरमाइन बी, ए जो डिटरमाइन बी को कर रहा है, या आप इसको पढ़ सकते हैं ए डिटरमाइन बी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसके 2-3 नाम होते हैं, आप जिस तरह पढ़ लें मर्जी। अच्छा, आपने ये पढ़ना है कि ये MCQs के लिहाज से पढ़ रहे हैं। एट्रीब्यूट ऑफ साइड, एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट साइड जो होता है वो कॉल डिटर्मिनेंट होता है और ये राइट साइड के ऊपर वो क्या कराता है कि डिपेंडेंट कराता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। बाकी A B C D को आपने किस तरह जो कि करना है, पहले क्या करेंगे, ए फंक्शन डिटरमाइन क्या करेगा, B C D को करेगा, फिर क्या करेगा, D जो है E को करेगा। और बाकी ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है जो ये देगी ये है बिल्कुल ये भी इसी तरह। पहले क्या है कि आपने स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट जो हमारे पास एक नाम है। ठीक है, आप उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते, उसका ID आ सकता है, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका ठीक है परमानेंट जो उसका पेरेंट्स नेम्स क्या है, क्रेडिट नेम, क्रेडिट आर क्या। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, ये आप इसको ये जूम करें, इसको B C D E जो यहाँ पे दिए गए। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आप ए स्टूडेंट जो ID को जो नॉमिनेट करेंगे, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, उसमें एड्रेस, नेम, क्रेडिट, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर क्या करेगा स्टूडेंट जो हमारे पास जो होता है प्रोजेक्ट नेम, सॉरी ये है प्रोजेक्ट नेम है, उसके बाद क्रेडिट है। ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा DE का। ये तमाम आपने टिप्स याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन्फ्रेंस रूल का आपको याद रखना है। इसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिटी क्या होती है, अगर A B को कर रहा है फिर क्या करेगा, A को भी करेगा। ठीक है, बाकी ये एग्जाम्पल आपने खुद देख लें, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग के लिहाज से। ऑगमेंटेशन है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं, इन्फ्रेंस रूल के नेम लिखें या आप बता दें रिफ्लेक्सिटी और ऑगमेंटेशन क्या होती है। ठीक है, ऑगमेंटेशन में क्या होता है, अगर A B को नॉमिनेट कर रहा है फिर A C जो है B C को भी नॉमिनेट करेगा। ठीक है, डिटरमाइन करेगा। ट्रांसिटिविटी का मतलब होता है अगर A जो है B को डिटरमाइन कर रहा है फिर B C को करेगा, फिर एट द लीस्ट A जो है कि एंड पे C को करेगा। एडिटिविटी या यूनिक मतलब है कि A B को डिटरमाइन कर रहा है फिर A C को, फिर क्या होगा, A जो है B को भी कर रहा होगा, C दोनों को। प्रोजेक्टिविटी और डिकम्पोजिशन जो है, अगर A B C को कर रहा है फिर क्या करेगा, अलग-अलग कर देंगे, A B को करेगा फिर A C को करेगा। ठीक है, सीडो ट्रांसिटिविटी मतलब है अगर A B को कर रहा है C B जो है D को करेगा, फिर A C जो है D को करेगा। ये चीज़ें आप देख लेनी है। नॉर्मल फॉर्म्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है और दूसरा जो हमारे पास जो डाटा डिपेंडेंसी होती है उसका कोई एक सेंस बांध लाजो बाजी से हम जो कि समझ सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल फार्म जो होती है इसका काम होता है कि बेसिकली ये हमारे पास जो स्पेस होती है उसको रिड्यूस करता है। फर्स्ट नॉर्मल फार्म आपने ये देखने में यहाँ से जो एलेबोरेट ही कर सकता, लेकिन पहली जो फर्स्ट फार्मर नॉर्मल ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, बाकी भी आपने देख लेनी है, वो भी अहम है। ठीक है, इनको बिल्कुल आपने जो छोड़ना नहीं है। ये चारों जो आपने यूट्यूब से किसी यूट्यूब चैनल से जो है कि रैंडमली जो आप देख लीजिएगा जहाँ से आपको समझ आइए। सेकंड नॉर्मल फार्म हो गई, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी। फोर्थ नॉर्मल फार्म में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग जो है कि वो मस्ट आता है। ठीक है, और वही लेक्चर नंबर 21 है नॉर्मलाइजेशन का। यही चीज़ यहाँ पे लिखी जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका क्या गोल होता है कि स्पेस को कम करना, कम्प्लेक्सिटी को कम करना। ये थर्ड नॉर्मल फार्म हो गई, फिर फोर्थ है, ये इस तरह चीज़ें ये। अच्छा, लेक्चर नंबर 22 के अंदर जो ये तमाम चीज़ जो प्रीवियस हमारे पास जितने भी 1 to 90 तक पढ़े हैं ये तमाम इसी के ऊपर जो है कंप्राइज है। लेक्चर नंबर 23 है पार्टीशनिंग क्या होती है। पार्टीशनिंग मतलब होता है कि अलग-अलग सेपरेट चीज़ें हों। ठीक है, जिस तरह हमें एक कार है और जिस तरह कार जो कि मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कंपनी के अंदर, वो क्या होता है उसके साथ छोटे छोटे जो कि पार्ट्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक पूरी जो कि हमारी जो कार जो होती है वो बनती है। ठीक है, छोटे छोटे उसके पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं, फिर उसका फ्रेम होता है, फिर उसके साथ टायर हम लगाते हैं, रेम टायर हो गया, उसके बाद तमाम चीज़ें जो है हम छोटी छोटी उसके साथ लगाते हैं, फिर एक हमारे पास पूरी जो है कि कार बन जाती है। पार्टीशनिंग इसको कहते हैं।
उसको पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। डीनॉर्मलाइजेशन ये आपने पढ़ लेना है। पार्टीशनिंग का मैं आपको टू द पॉइंट बता चुका हूँ। और इसका जो कि क्या काम होता है कि ये वर्क लोड होता है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि हमारे पास जो डाटा तो वो जो है जो भी चीज़ें वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। और इसका क्या होता है कि इसकी जो स्पीड होती है वो रेट जो है हाई हो जाता है। उसको वर्क को करने के लिए हमारे पास जो कि टाइम जो कि कम कंज्यूम होता है। उसके बाद हमारे पास है एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है और वर्टिकल पार्टीशनिंग है, ठीक है। तो ये भी आपने देख रखना है। जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है, अच्छा हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है ये बेस करती है रॉ के ऊपर। और रेंज पार्टीशनिंग होती है, ये मतलब हमें ये देखें 1 से 1000 तक हमें दी गई है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि अगर हमारे लेट्स सपोज अगर हमारे स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर 1 to 100 तक, ठीक है, हाँ हमारे पास एक रेंज आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि एक क्लास के अंदर जो है 1 से लेकर 100 तक स्टूडेंट जो है कि रहते हैं। हैश पार्टीशनिंग का ये होता है कि ये हमारे पास टाइप्स है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की होती है, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद लिस्ट पार्टीशनिंग है। लिस्ट पार्टीशनिंग के अंदर हमारे पास जो भी लिस्ट वगैरह दी जाती है, ठीक है, जिस तरह हमारे नाम होते हैं एक लिस्ट के अंदर, इस तरह यहाँ पे लिस्ट के ज़रिए जो हमारे पास पार्टीशनिंग होती है। इसके बाद लेक्चर नंबर 24 है। 24 के अंदर वर्टिकल पार्टीशनिंग जो होती है, ये हमारे पास ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल होती है वो मैंने बताया था रॉ की बेस के ऊपर होती है। वर्टिकल जो होती है ये कॉलम या एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर होती है। उसके बाद ये तमाम ये जो एग्जांपल है ये आपने देख लेनी है, ये इतनी बेसिक्स हैं। इसके बाद रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अनदर एंड कीपिंग सीक्वेंस ऑफ डाटा इन सिंक्रोनाइजेशन, ये आपने देख लेना है। क्लस्टरिंग फायर का मतलब होता है कि रिकॉर्ड द डिफरेंट टेबल इन प्लेस इन एडजेसेंट फिजिकल लोकेशन कॉल्ड क्लस्टर हमारे पास कहलाता है। आप टू द पॉइंट क्लस्टरिंग का ये याद रखें कि ये हमारे पास जो सूटेबल रिलेटिव स्टैटिस्टिक सिचुएशन होती है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें जो हमारा जो रिकॉर्ड होता है ये इसके ज़रिए क्लस्टर के ज़रिए फाइल के ज़रिए हम जो इसे ईज़िली जो एक्सेस कर सकते हैं। क्लस्टर फाइल मीन कि हमारे पास जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं वो एक ही जगह पे पड़ी होती हैं, उनको एक्सेस करना अपने रिकॉर्ड को वो हम जो है कि ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, हमारे लिए ईजी होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट है। ये आपने देख लेना क्या होता है। SQL जो आपने ये देख लेना है, ठीक है। SQL सर्वर जो 2000 का हम यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देख लेनी है। इसके बाद लेक्चर नंबर 25 है। 25 के अंदर ये रूल बताए गए हैं SQL के, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसके अंदर बस आपको ये बताया गया इंसर्ट सेलेक्ट का। ये इंसर्ट का मतलब है कोई डाटा इंसर्ट करना हो तो उसके लिए सिलेक्शन किसी की सिलेक्शन करनी है या नॉमिनेट करना है कोई भी उसके लिए। और बाकी ये आपने टेबल एक दफ़ा पढ़ लेना है जो है, ठीक है। ये हम इसका मतलब होता है कि आइटम सेपरेट आप कॉमन्स लिखते हैं और ये एक जो इस तरह के लाइन होती है इसका मतलब होता है चॉइस होती है। और बाकी जो हमें जो भी कोई कमांड होती है 8 में कोई रखनी हो तो उस तरह हम 2 ब्रैकेट के जरिए रखते हैं। बाकी ये आपने पढ़ लेना है और इस तरह हैश टैग का यूज़ कर लेते हैं। डाटा टाइप SQL के अंदर क्या होता है, ये जस्ट आपको जो है कि एक्सक्यूज़ के लिहाज से है, ठीक है। ये इंटीजर कितने का होते हैं, स्मॉल यूनिट कितने का होता है, ये तमाम चीज़ें आने पर इनकी जस्ट आपने ये याद रखना है। इनकी जो -2 की पावर 23 है होल नंबर डाटा होता है। इंटीजर के अंदर जो है हमारे पास -22 की पावर 31 है और इसकी जो 23 -1 हो जाएगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इस तरह डेसिमल न्यूमेरिक आपने याद रखने, टैक्स याद रख लेने, ये तमाम चीज़ें आपने क्या करनी याद रख लेनी है। बाकी इसके बाद आपने ये अहम नहीं है इतना, ठीक है। इसके बाद ये प्रोग्राम का है, एट्रीब्यूट्स क्या आ जाते हैं, प्रोग्राम नेम हो सकता है, उसके बाद टोटल सेमेस्टर हो सकते हैं, उसके बाद क्रेडिटार हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको तो पता होंगी। अब यहाँ पे जो कि DDL है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा, डाटा मैनिपुलेशन होगा, DCL DDL, ठीक है। ये तमाम जो कमांड है ये 5 आपके पास है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 4 या 5 जो कमांड है ये पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकते हैं DDL DML का डिफरेंस क्या है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। और इनके नाम ही आने चाहिए। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ये एक स्ट्रक्चर ऑफ डाटा बेस को जो डील कर रही होती है और ये तुम्हारा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है। ये आपने ये कि ये इनका डिफरेंस देख लेना है। यूट्यूब के ऊपर कोई रैंडमली एक वीडियो देखिएगा 5-6 मिनट्स की होगी, ठीक है। वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद हमारे पास इतना ये अहम नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं, इसको क्रिएट कैसे करना है, टेबल को क्रिएट करने का आपको मैथड बताया गया। उसको हमने किस तरह टेबल का नेम किस तरह हमने इंसर्ट करना होता है, फिर कॉलम का नेम किस तरह करना है, रिपोर्ट, इस तरह ये तमाम चीज़ें। फिर डाटा टाइप्स आ जाती है आपके पास कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ में इतना अहम नहीं है। लेक्चर नंबर 27 के अंदर है कि अल्टर टेबल का मतलब होता है कि जब भी हमने किसी भी वैल्यू को जो है कि टेबल के अंदर चेंजेस वगैरह करेंगे किसी स्टेटमेंट को, हम उसके लिए जो अल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है डाटा को कॉलम को ऐड करने के लिए जो आप ये ऐड का यूज़ करते हैं। जब भी उसकी साइज़ वगैरह जब भी उसको चेंज करना हो तो उसका अल्टर का यूज़ करते हैं।
फिर उस जब कॉलम को हमने डिलीट करना हो तो ये ड्रॉप यूज़ करते हैं, और जब कॉलम को कोई नाम वगैरह देना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, रीनेम कॉलम टू एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर जो करना हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये क्या होती हैं। जो ट्रंकेट होता है ये हमारे पास जो टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर अफेक्ट नहीं करता। जब भी हम जो कोई भी वैल्यू को डिलीट करना हो तो जो हमारे पास वैल्यू ये हमारे पास जिस तरह ये टेबल है, ठीक है, ये इस तरह लेट्स सपोज मैंने क्रिएट कर दिया है। अब क्या है कि इसके अंदर जितना भी जो डाटा पड़ा हुआ है ये मैं 1 2 3 ये इस तरह 4 7 9, ठीक है। अब मैं जब इनकी वैल्यू को रिमूव करूँगा यहाँ से ये होगा कि ये ट्रंकेट हो जाएंगी, वैल्यू रिमूव हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे पास टेबल होगा इसका जो स्ट्रक्चर ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। बाकी जो डिलीट होगा, ड्रॉप होगा, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। डिलीट जो होता है ये हमारे पास यूज़ करता है डिलीट वन और मैनी रिकॉर्ड। जब भी हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना हो एक से ज़्यादा इसके अंदर तो हम जो डिलीट का यूज़ करते हैं। ड्रॉप को जब कमांड यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कि ये पूरा जो टेबल होता है ये पूरा का पूरा जो टेबल है साथ डाटा भी डेल हो जाता है और साथ इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो भी साथ इस तरह जो है कि ये देखें, ये अब जब मैंने ड्रॉप किया तो इसका पूरे का पूरा जो है डेल हो गया। बाकी आपने देख लेना है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है, जिसका इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेशन वगैरह करनी, सेलेक्ट करने के लिए इंसर्ट करना है जब वैल्यू उसको के लिए हमारे पास ये सिंटैक्स होता है। बाकी आपने देख लेना है कि इंसर्ट के अंदर हम एक रिकॉर्ड जो कि वन रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, और इंसर्ट के अंदर जो सेलेक्ट के अंदर जो मल्टीपल रिकॉर्ड को हम जो है कि राइट डाउन कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अंदर बाकी लेक्चर नंबर 28 है, इसके अंदर हमारे पास वही सिंटैक्स बताया गया है। 2 फॉर्मेट्स होती हैं जब भी कोई वैल्यू टेबल के अंदर इंसर्ट करनी है डाटाबेस के अंदर, हमारे पास 2 फॉर्म होती हैं, उसको इस फॉर्म से भी इंसर्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म से भी हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी ये कोर्स है, इनको आप ये भी एंट्री यूज़ कर सकते हो, ये भी एंट्री यूज़ कर, जो आप के लिए जो कि ईजी हो आप वही यूज़ कर सकते, लेकिन दोनों का वर्किंग बिल्कुल सेम ही होगी। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। ठीक है, सिलेक्ट होगा, फ्रॉम होगा, वेयर होगा, और ये हमारे पास जो सिलेक्ट का ये कमांड यूज़ होती है रो एंड एट्रीब्यूट्स बोथ के लिए। उसके बाद सिलेक्टिंग रो जो होती है वो क्या होती है, ये हमारे पास कंडीशन के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं, और सिलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारे पास जो स्पेसिफिक नेम होता है एट्रीब्यूट का हम उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ये तमाम चीज़ें वही आपको बताएंगे, जब भी किसी को सिलेक्ट करना है तो आपने इस तरह जो कि लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये एन का ये हमारे पास जो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कामा फिर एन आगे मीन के मूव कर रहा है, ठीक है, आप टू सो ऑन। इसका मतलब होता है कि हम जो कि मल्टीपल कॉलम जो कि कामा के साथ जो कि इनके दरमियान हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। बाकी हमारे पास आ गया गेट द एट्रीब्यूट है, तो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये सेट कर इंस्टेड ऑफ स्टार का अगर बगैर करेंगे तो आपका क्या लिखना पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आपको राइट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ से मैं जो स्टैटिक को नहीं यूज़ करता, अगर स्टैटिक को नहीं यूज़ करूँगा मैं क्या करूँगा, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं ये स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम नेम, सीजी, मैंने क्या करना होगा, इनको राइट डाउन करना मस्ट होगा यहाँ पे। अगर मैं स्टैटिक का यूज़ करूँगा इससे ये होगा कि मेरे पास जो हमारे पास जो टाइम होगा वो कंज्यूम हो जाएगा, और हमारे पास जो जितना भी जो डाटा होता है वो तमाम का तमाम जो स्टैटिक के ज़रिए जो कि नॉमिनेट हो जाएगा। अगर इसको इससे बगैर यूज़ करेंगे स्टैटिक के बाद फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये नाम को लिखना मस्ट होता है। ठीक है, ये सिलेक्ट स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम, प्रोग्राम नेम, ये देखें हमारे पास क्या कर दिया, अब हमने सिलेक्शन कर दी इन दो के, एक स्टूडेंट नेम और प्रोग्राम नेम, इन दोनों की तो ये हमारे पास सिर्फ 2 ये टेबल्स बन जाके आ जाएंगे। एट्रीब्यूट लाइक मतलब होता है लाइज ऑप्शन इज ऑनली विद द कामा नेम, लिस्ट के जरिए हम देते हैं, और AS जो होता है ये हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर इसको स्किप भी कर दें तो फिर क्या होगा, बिकॉज इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है, ये इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन ये हमारे ऑप्शन होता है, ये इस तरह हमारे पास। इसमें हमारे पास ये हमारे पास न्यूमेरिक एक्सप्रेशन दी गई है, ये अलाइज वगैरह का आपको बताया गया। डिस्टिंक्ट कीवर्ड अवॉइड डुप्लीकेशन, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्यों यूज़ करते हैं, एक तो हमारे पास जो डुप्लीकेशन होती है उससे अवॉइड किया जाता है, और हमारे पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उनको रिटर्न करवाने का यूज़ किया जाता है। बाकी ये आपने तमाम चीज़ें देख लेनी ये क्या होती हैं। उसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 29 के अंदर हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास वही फॉर्मेट आगे टेबल को किस तरह हमने करना है। वेयर का मीन के सर्च कंडीशन इन लोअर केस विद मीन्स यू विल प्रोवाइड दिस कंडीशन। एक 2 फॉर्म होती हैं, जिस तरह आप मर्जी जो कि राइट डाउन कर दें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जब हम बिटवीन का यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू 20 to 25 है, मीन के 20 से लेकर 25 तक हमारे पास रेंज है, इसके अंदर हमने रहना तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम जब
इक्वल का यूज़ करेंगे तो इक्वल का मतलब होता है कि वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मीन का हमें पता हो तो इस वैल्यू ये वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल यूज़ करें। लाइक का जब यूज़ करेंगे लाइक का मतलब होता है कि हमारे पास कोई पता नहीं वैल्यू कौन सी एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बस रैंडमली जो कि हम कोई भी जगह चूज़ करते हैं हमें पता ये है तो हम उसके लिए क्या करेंगे लाइक का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि टू फाइंड लाहौर इन एड्रेस रिटर्न एट एनी प्लेस, ठीक है, आपको मैं कह दूँ कि यहाँ पे इस पूरे पेज के ऊपर लाहौर वर्ड जो है वो फाइंड करें। ठीक है, ये कहीं भी रिप्लेस हो सकता है, आपको नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, तो ये आप इसलिए लाइक यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले आको से MCS है, तो ये आप इसका यूज़ करेंगे कंडीशन को। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। बिटवीन मैंने आपको बता दी ये क्यों यूज़ करते हैं, ये रेंज ऑफ वैल्यू को यूज़ करते हैं। हमें पता होगा इसकी वैल्यू जो 70 to 80 तक है उसके लिए हम जो है कि ये बिटवीन यूज़ करेंगे। बाकी आपने देख लेना है इसके इतना अहम नहीं है। फिर AS होगा और इसके बाद DES होगा। ठीक है, DES मतलब कि जब हम इंडिकेट करें डिसेंडिंग आर्डर का यूज़ करते हैं और असेंडिंग के लिए ये हम यूज़ असेंडिंग का मतलब जिस तरह हमारे पास है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, ये इस तरह हम मूव करेंगे। इनकी ये हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद बड़ी वैल्यू 6 है, 6 के बाद बड़ी वैल्यू 8 है। ये हमारा असेंडिंग है। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले हमारे पास 8 आगा, फिर हमारे पास 24 आगा, फिर हमारे पास 15 आगा, उसके बाद हमारे पास 46 आ गया। मीन के डिसेंडिंग के अंदर बेतरतीब से है, कोई पता नहीं, बड़ी वैल्यू फिर छोटी, फिर बड़ी, छोटी, छोटी, बड़ी, इस तरह मीन आगे पीछे वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास आ गया। लेक्चर नंबर 13 के अंदर ऑर्डर बाय क्लास है, मीन वैल्यू को किस तरह ऑर्डर करना ये इसलिए यूज़ करते हैं। फंक्शन SQL है, ये आपने पढ़ चुके हैं फंक्शन इन C++ के अंदर, ये यहाँ पर मैं एलैबोरेट नहीं करता। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट आप देख लें। AVG का मतलब एवरेज अकाउंटिंग के लिए ये है, दिस वन, ये मिनिमम एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन के यूज़ करते हैं, ये आपने पढ़ लेना है। बाकी यहाँ से आपने देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास समरी आ गई, ये स्लैक फ्राम टेबल, ये आपने देख लेना है। लेक्चर नंबर 31 है, इसके अंदर इनर ज्वाइन, ये आपको पता नहीं इनर ज्वाइन क्या होते हैं। आउटर ज्वाइन आगे आपके पास आएंगे। आउटर ज्वाइन मेरे ख्याल ये देखें, आउटर ज्वाइन आगा। अच्छा, ये आउटर ज्वाइन या मैचिंग या नॉन मैचिंग रहो बोथ एज आउटपुट। जब मैचिंग या नॉन मैचिंग जो वैल्यू होंगी बहुत कुछ जो आउटपुट हमारे आउटर ज्वाइन के अंदर आएंगे। बाकी मैंने 2 द पॉइंट बताया, बाकी आपने ये खुद करना है। सेमी ज्वाइन का आप देख लेना है, पहले फर्स्ट इनर ज्वाइन एंड दैन प्रोजेक्शन आपको अप्लाई होगी। ये चीज़ आपने मस्ट देखनी है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। और सब क्वेरी भी आपने देख लेना है। क्वेरी विद इन द क्यूरी के अंदर कैन बी यूज वेयर हुई, जब हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह अलाउ होती है तो हम उसके लिए ये यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सेस आ गया, ये इतनी अहम नहीं है। बाकी ये समरी वगैरह देख लीजिए। अच्छा, लेक्चर नंबर 32 का एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ये आपकी डेफिनेशन आ गई है कि हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डाटा हमारे पास इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारा एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो हमारे पास जो डाटा होगा वो उसकी आउटपुट जो सही नहीं आएगी। ठीक है, डाटा इंटेग्रिटी, डाटा इंटेग्रिटी किसको कहते हैं, जब हमारे पास डाटा जो फुली एक्यूरेट होनी चाहिए 100%, उसके अंदर 1% भी जो कि या 0.1% उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी 0.1% भी होती है तो हमारे पास ये डाटा की आउटपुट जो है कि वो सही नहीं आएगी। यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जब भी मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ये पूरे के जो पेज का या मेरे पूरे इस सिस्टम का इंटरफेस जो आपको सामने शो हो रहा है, तो ये हमारे पास इंटरफेस कराता है। आपको जो इंटरफेस होता है वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए ताकि कोई भी यूज़ करे, इजीली यूज़ कर सकते। जिस तरह ये मैंने जो कि ये मैंने अब माइक्रोसॉफ्ट खोला हुआ, तो आपको पता है कि ये ड्रा का मतलब होता है किसी को सिलेक्ट करना, ये इसका मतलब है कि आपने रिमूव करना, और टी का मतलब है टेक्स्ट करना। ये सब चीज़ें आपको पता है, ये आपका इंटरफेस जो कि ईजिली आप यूज़ करते हैं, इस मीन की आपका फ्रेंडली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये तमाम चीज़ें आप देखने इतनी अहम नहीं है यहाँ पे। मुझे तो इंटरमीडिएट है, ऑनलाइन हेल्प मेन्यू सिस्टम डेस्क फॉर ये देख लीजिएगा आप। कल जो अहम है वो आपको बता रहा हूँ। पेपर के 33 है, तो इसके अंदर ये आपको इंटरफेस बताएगा आपने ये काम करने हैं। मेरे ख्याल से ये इतना अहम नहीं है। बाकी लेक्चर नंबर 34 के अंदर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। स्टोरेज ऑफ एक्सेस है, कॉस्ट पर यूनिट डाटा है, रिलायबिलिटी है, ठीक है, वोलेटाइल स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, हमारे पास जो कैशी मेमोरी है वो फास्ट होती है। स्टोरेज डाटा वेयर डाटा क्विकली रिट्रीव किया जाता है। फिजिकल स्टोरेज, मीडिया, कैशी, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। ये वही मेमोरी आपको बताएगी कि कैशी मेमोरी क्या होती है, डिस्क क्या चाहिए, रैम रोम क्या होती है। ठीक है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, ये तमाम चीज़ें आपको तो पता ही है। प्राइमरी कैश को हम क्या इंटरनल कहते हैं और सेकेंडरी कैश को एक्सटर्नल कहते हैं। एक्सटर्नल सेकेंडरी प्राइमरी का मतलब होता है कि इंटरनली जो हमारे पास जो हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इंटरनली हैं। एक्सटर्नली मतलब जैसे USB हो गई या जो CD हो गई बीन के उसके आउटसाइड जो हम जब भी डाटा किसी और डिवाइस के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल कराता है। डिस्क कैचिंग जो कि ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें आपकी स्टोरी के रैम क्या होती है, रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रीड ऑनली मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस क्या होती है और रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है। अच्छा, रैम जो होती है ये हमारे पास
वोलेटाइल स्टोरेज होती है। वोलेटाइल स्टोरेज हमारे पास जब भी हमारे पास कंप्यूटर जो हमारे पास कंप्यूटर का अब मैं यहाँ पे जो कि ये चीज़ें राइट डाउन करूँ, अगर मैंने इनको सेव नहीं किया, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे कंप्यूटर जो लाइट जो कि वो चली जाती है, हमारे कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा, डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास जो हमारे पास रैम के अंदर जो हमारे पास डाटा स्टोर होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा कि रैम के अंदर हमारे पास जो डाटा स्टोर होगा वो यही है कि जब कंप्यूटर ऑफ होगा तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी वो लॉस हो जाएगी। लेकिन रोम के अंदर, ठीक है, ROM रीड ऑनली मेमोरी के अंदर जब हमारा कंप्यूटर अगर हमारे पास कंप्यूटर ऑफ ही हो जाता है, हमारा जो डाटा होता है या इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस नहीं होती। ठीक है, अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद हम जब कंप्यूटर को अगेन ऑन करते हैं तो हमारा जो डाटा वो एज इट इज़ ही रहता है, उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना डिलीट होता है ना रिमूव होता है। ठीक है, ये चीज़ कैश हिट का मतलब होता है कि जब डाटा हमारे फ़ोन करते हैं कैश के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, कैश हिट कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आने पा रही, ये फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, उसके बाद हार्ड डिस्क क्या होती है, CD वगैरह, ये तमाम CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क होता है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। बाकी ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ लेनी है खुद ही। इस बार लेक्चर नंबर 35 है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे पे नॉट सूटेबल वैन प्रोसेस पार्टिकुलर रिकॉर्ड। जब भी हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बहुत सारा डाटा एक ही जगह के ऊपर पड़ा होता है, जब भी उसको हम फाइंड आउट करते हैं या उसको करने की कोशिश करते हैं, तलाश करने की, वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो सूटेबल नहीं होता, उसको फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अब हमारे पास इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है। इंडेक्स इज़ मेन फॉर, इसके अंदर हमारे पास ये 2 फार्मेट को करता है, सिक्वेंशियल रिकॉर्ड एंड इंडेक्स बोथ को ये हमारे पास क्या करता है, फार्मेट को सपोर्ट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंटरेक्टेड इंडेक्स एक्सेस रादर दैन द फाइल। ये क्या करता है, इंडेक्सेस को जो है कि एक्सेस करता है ना कि फाइल को करता है। ठीक है, ये आप देख लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इंडेक्स। अच्छा, जब भी हमने किसी भी चीज़ का जो कि रिकॉर्ड, किसी भी लोकेशन का रिकॉर्ड निकालना हो, हम क्या करते हैं, उसको किसके ज़रिए करते हैं, इंडेक्स के जरिए। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास कोई भी बुक्स होती हैं तो आपने देखा होगा कि उसके फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स बनना होता है, वहाँ पे आपको होता है चैप्टर नंबर 1 दिस 1 इस पेज के ऊपर, दिस 1 इसकी डेफिनेशन इस पेज के ऊपर। आप कहते हैं वहाँ से इंडेक्स के जरिए डायरेक्ट आप उस पेज के ऊपर पहुँचे। यहाँ पे ये है कि आपको पता होता है कि ये चीज़ ये फाइल फ़लाँ जगह पे इस इंडेक्स के ऊपर पड़ी, तो आप बिल्कुल डायरेक्टली उसकी जगह के ऊपर पहुँच जाते हैं। ये हमारे इंडेक्स कहलाता है। बाकी ये कीज़ क्या होती है, कीज़ आपको पता है कि ये एक हमारे पास यूनिक की होती है, जिसके लिए हमें पता चल जाता है कि ये पर्सन इस तरह। ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल के अंदर 255 कीज़ होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास डिफाइन करती है मोर दैन 7 to 8 कीज़ को सपोर्ट कर रही होती हैं। ये चीज़ें आप देख लेनी है। लेक्चर नंबर 36 है, ये हमारे पास हैशिंग का आ गया है। ये हैशिंग इज़ कंप्यूटेड ऑन सम एट्रीब्यूट ऑफ ईच रिकॉर्ड के ऊपर। ये तो आपको पता है हैशिंग के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, या स्टैटिक वगैरह के लिए हम हैश फंक्शन है, ये भी आपने देख लेना है। परफेक्ट हैशिंग होता है कि 1 to 1 मैपिंग करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लीन का मतलब होता है कि जब भी दो चीज़ें आपस के अंदर जो है कि टकराती हैं तो वो हमारे पास क्लीन पैदा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लेनी है। बाकी इसके अंदर मेरे ख्याल से इतना अहम नहीं है। ओवरफ्लो एरिया होगा, ये चीज़ें आपने देख लीजिएगा। 37 का इंडेक्सेस का मैंने आपको दिया, इमेज ऑफ SQL इंडेक्स फ्राम गूगल। तो इंडेक्स की डेफिनेशन ये आप देख रहे हैं। इंडेक्स कंटेन अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंट्रीज एंड सपोर्ट एफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ आर रिकॉर्ड विद अ गिवन सर्च की वैल्यू के। वही चीज़ मैंने आपको इंडेक्स का जो मैंने चीज़ बताई आपने वही बस याद रखें, वही अपने वर्डिंग में आप वहाँ पे जो राइट डाउन कर रहा है। इंडेक्स की क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर पढ़ने। क्लस्टर है और उसके बाद सिंगल की है और ट्री बेस के ऊपर ये हमारे पास ये इसकी है। उसके बाद ये समरी ये आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और ऑर्डर इंडिकेट्स क्या होते हैं, तो ये देख लीजिएगा। सेकेंडरी इंडी से नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स की जो आपने डेफिनेशन देख लीजिएगा यहाँ पे। नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस क्या होते हैं, और ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनका डिफरेंस बताएं, क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्सेस क्या होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो आपके पास लाइनें, ये और ये नॉन क्लस्टर और नॉन क्लस्टर दोनों के अंदर आपका इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, डाटा इसके अंदर ये होता है नॉन क्लस्टर डाटा रो जो होती है वो उसके अंदर स्टोर नहीं होती है, और लीफ लेयर जो है वो कंसिस्ट नहीं होती, डाटा पेजेस के ऊपर होती हैं। और नॉन क्लस्टर जो इंडेक्सेस को किस तरह कहते हैं, 2 वे होते हैं। एक हमारे पास हीप होता है, सेकंड क्लस्टर इंडेक्स होता है। ये तमाम चीज़ें आपने देख लें, ये इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट होती है। और डेंस इंडेक्स क्या होता है, ये फास्ट होता है जनरली, और स्पार्स इंडेक्स होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, लेस जो स्पेस होती है उसको कंज्यूम करता है, और लेस मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास जो कि कम जो टाइम जो कंज्यूम होता है इंसर्शन करना, उसके अंदर डिलीशन करना, अपडेशन वगैरह करने के लिए हम जो स्पार्स इंडेक्स के अंदर जो कि काम जो जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें इंडेक्स अपडेट करना, डिलीशन करना, इंसर्शन करना, वैल्यू को ऐड करना, ये तमाम चीज़ यहाँ पे एलाबोरेट की गई हैं। 39 एंड 14 है, ये व्यूज़ है। व्यूज़ मतलब होता है कि हाउ व्यू कैन बी यूज़ एज द सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
बाकी ये इतना है नहीं, बस आपने 2 to 5 चीज़ें याद रख लेनी है। और व्यू आल्सो वैल्यूएबल इन कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी, एक्सप्लेन व्यू इन कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ है। अच्छा, अब जब हमने व्यू को क्रिएट करने के डेटाबेस में 2 मेथड होते हैं। एक हम क्या करते हैं कि व्यू को स्क्रैच, एक क्रिएट अ न्यू व्यू फ्रॉम स्क्रैच से करते हैं, और दूसरा मेक अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग व्यू एंड देन मॉडिफाई इट होता है। व्यू वो ये चीज़ है जो आप जो देख रहे होते हैं या आपको जो सामने चीज़ दिखाई दे रही होती है, ये व्यू होते हैं। आपको तो ये पता है, व्यू आपने से देख सकते हैं। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या 4 टाइप्स हैं। मटेरियलाइज व्यू होता है, सिंपल व्यू होता है, कम्प्लेक्स व्यू होता है, डायनामिक व्यू होता है। इन चारों में से कोई एक आपके एग्जाम में आप पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियलाइज व्यू क्या होता है? मटेरियलाइज व्यू इज़ रेप्लिका ऑफ टारगेट मास्टर देम फ्राम दिस वन। अच्छा, और मटेरियलाइज व्यू तो ये हमारे पास रिफ्रेशनेस है, ये आपने डेफिनेशन देख लेनी है। एक या एक से ज़्यादा जो मास्टर थ्रू इंडिविजुअल बैच अपडेट नाउन एज रिफ्रेशर, ये एमसीक्यूज़ की क्लास इंपॉर्टेंट है। सिंपल व्यू क्या होता है? जिसका अंदर डिफाइन किया जाता है सिंपल व्यू और क्रिएटेड फ्राम टेबल और यूज फॉर क्रिएटिंग सो मैनिपुलेशन, ये चीज़ आप देख लेनी है। कम्प्लेक्स का तो आपको पता है कि ये थोड़ा बहुत मीन के उसको समझना या देखना, वो हमारे पास जब कम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है उस चीज़ को देखना, वो हमारे पास कम्प्लेक्स व्यू कराता है। डायनामिक व्यू के अंदर, इसके अंदर जो हमारे पास जो डायनामिक के अंदर जो डाटा होता है उसको स्टोर नहीं करवा सकते डायनामिकली व्यू, और ये नॉट एग्जीक्यूट ओनली वन रेदर दे आर क्रिएट एंड अपडेट एवरी टाइम। अच्छा, डायनामिक का ये एक फ़ायदा होता है, इसको हम जब एग्जीक्यूट सिर्फ 1 टाइम के नहीं कर सकते, इसको हम एनी टाइम करें जब क्रिएट करना हो, उसके अंदर अपडेशन करना, डिलीशन करना, सर्च करना, मीन कुछ ईच एंड एवरीथिंग करना हो, डायनामिक व्यू के अंदर हम कर सकते हैं किसी भी टाइम के अंदर। और ये हमारे पास डायनामिक व्यू जो क्या होता है जनरली जो ये थोड़ा कम्प्लेक्स व्यू होता है, क्योंकि उसके अंदर अपडेशन करना, डिलीशन करना, A to G तमाम काम करना, ये थोड़ा सा मीन के बहुत इसके अंदर जो है कि माइंडली करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर कंज्यूम होता है। और अब हमारे पास ये आ गया व्यू यूजिंग अनदर व्यू, क्रिएट व्यू और सेलेक्ट फ्रॉम आ गया व्यू यूजिंग फंक्शन के दिस वन, ये आपने देख लेना। इसके 2 मेथड होते हैं, एक क्या व्यू अनदर व्यू होता है और व्यू यूजिंग फंक्शन, ये तो 2 मेथड हमारे पास होते हैं। ये चीज़ नाम याद रख लीजिएगा आप पास इसके। बाकी हमारे पास लेक्चर 41 के अंदर ये हमारा अपडेशन मटेरियलाइज व्यू, वो आपको बता चुका एग्रीगेट टेबल की डिफाइन करता है। एग्रीगेट टेबल को व्यू, ये हमारे पास क्या होता है? वर्चुअल टेबल्स होता है। हमारे पास सोल्यूशन ऑफ कम्प्लेक्स क्यूरीज इज़ ए मटेरियलाइज व्यू, ठीक है। मटेरियलाइज के अंदर जो कम्प्लेक्स वगैरह जो क्यूरीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या क्या कराती हैं? मटेरियलाइज कराती हैं। मटेरियलाइज व्यू को हम को क्या कहते हैं? इंडेक्स व्यू भी कहते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैं आपको प्रीवियस बता चुका, बाकी आप देख लेना है इसके अंदर। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होती है? डिफाइंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इनविजिबल दे कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। अच्छा, ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जब हम जो कि एक जगह से दूसरी जगह जिस तरह आप इजी पैस के जरिए पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, वो हमारे पास क्या कराते हैं? ट्रांजैक्शन करना, मीन कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करना, मनी जो है कि वो ट्रांसफ़र करना, वो हमारे ट्रांजैक्शन कराती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एसिड होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ACID एसिड, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन होती है, ठीक है। ये तमाम ये चीज़ आपने याद रखनी है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि हम ट्राई इंडिविजुअली ऑपरेशन ऑन विच वेदर कंप्लीट इज़ टू एटॉमिक, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। एटॉमिक मतलब होता है कि हमारे पास जब भी जो डाटा है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, 100% जो उस जगह के ऊपर जो कि पहुंच जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमारे पास जहाँ पे हम डाटा जो कि सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम डाटा सेंड कर रहे हैं वो क्या है? अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी जा रहा है, उसके अंदर कोई और ट्रांजैक्शन उसके अंदर अगर सेंड नहीं ना हो, मीन कि अगर एट ए टाइम जब मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ उस टाइम सिर्फ मेरी होनी चाहिए, किसी और की उसके अंदर जो कि ना हो, ताकि मेरे डाटा के अंदर इंटरप्शन ना आए। अगर इंटरप्शन आ जाती है तो वो क्या होता है? डाटा वो वापस उसी के पास चला जाएगा, ठीक है, वो आगे जो कि मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। इस बार आइसोलेशन का मतलब होता है कि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर मैं अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, फिर साथ कोई और भी पर्सन एट द सेम टाइम ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर बहुत सारे पर्सन जो एट द सेम टाइम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो क्या है कि मेरी ट्रांजैक्शन का उनकी बाकी जो लोगों के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़ना चाहिए। या मैं कर रहा हूँ तो मेरी बिल का 100% जो है कि वो आगे मूव हो। ATM है, ATM मनी विड्रॉ, ATM से हम क्या करते हैं? मनी को निकालना, विड्रॉ वगैरह कराना, ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए। ये हर सिटी के ऊपर जो है कि ये जहाँ बने होते हैं, ठीक है, सेम सिटी के अंदर जो 1 2 3 जो कि ATM वगैरह मस्ट होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आता है कमिट और रोल बैक क्या होता है? ये चीज़ मैं आपको अभी प्रीवियस बताया। कमिट एंड रोल बैक इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव के। कमिट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास सक्सेसफुली जो कि एग्जीक्यूशन हो जाती है, मीन कि उसके अंदर कोई इंटरप्शन वगैरह डाटा के अंदर, वो 100% जो कि नेक्स्ट जो कि रिसीवर तक जो कि पहुंच जाएगा। रोल बैक का मतलब होता है कि उसके रास्ते के अंदर कोई भी इंटरप्शन वगैरह आ जाती है, वो क्या होगा? वो वापस उसी पर्सन के पास आ जाएगा, एरर आने की सूरत में आगे मूव ही नहीं होगा। ये हमारे पास रोल बैक रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन का ये चीज़ यहाँ पे एलैबोरेट की गई कंकरेंसी है, और ये चीज़ आपने देख लेनी है ट्रांजैक्शन के अबाउट, ये थोड़ी बहुत, ठीक है।
ये थोड़ा सा अहम है, तो ये भी देख लीजिएगा। ये 1.5 लाख क्या होता है, 1.5 लाख ट्रांजेक्शन वेटिंग फॉर लॉक्स टू बी रिलीज इस कॉल्ड 1.5 लाख मतलब होता है सच साइकिल। जब भी मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा जब तक अगर कोई और पर्सन जो है कि ट्रांजेक्शन कर रहा है तो क्या करूँगा, मैं उस वक्त तक वेट करूँगा अपने, जब तक वो लॉक जो कि रिलीज़ नहीं होता। जब तक लॉक रिलीज़ नहीं होता मैं तब तक वेट करूँगा। जब लॉक रिलीज़ होगा तो वो मुझे फिर अथॉरिटी मिल जाएगी कि मैं आप जो है कि अपना डाटा जो है या ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, थर्ड पर्सन करना चाहेगा तो उस वक्त तक वेट करेगा जब तक जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसको फिर जो कि लॉक जो कि रिलीज़ होगा फिर उसको मिल जाएगा, फिर वो ट्रांजेक्शन का इस तरह जो 1 बाय 1 जो कि आगे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1.5 लाख। मैंने आपको बताया था डिटेक्शन का, ये तो चीज़ें आप देख लेनी है। 43 के अंदर हमारे पास इसमें आ जाता है सीक्वेंस एक्स इज इक्वल दिस वन राइट। अच्छा, इसके अंदर राइट और राइट का ये चीज़ें दो चीज़ें आपने देख लेनी क्या होती हैं। मेरे ख्याल से इसमें अंदर और अहम नहीं है। अब हमारे पास कंकरेंसी कंट्रोल का वही मैंने बताया कि हमारे पास बिल्कुल कंकरेंसी सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का है। बिल्कुल 100% जो है कि हमारे पास जो डाटा बिल्कुल कोई इंटरप्शन के बगैर जो है कि आगे रिसीवर तक पहुंच जाए। उसके बाद हमारे प्रॉब्लम ड्यू टू कंकरेंसी एक्सेस की वजह से आ सकती हैं। अपडेशन प्रॉब्लम लॉस हो सकता है। उसके बाद अनकमिटेड अपडेशन प्रॉब्लम आ सकती हैं। इनकन्सिस्टेंसी एनालिसिस प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पूछ सकते हैं कौन कौन से आ सकती हैं। समरी ये आपने देख लेना है। अच्छा, डेफर्ड एंड इमीडिएट अपडेट अप्रोप्रिएट डिफरेंस, इन दोनों का आपने देख लेना क्या होता है कि डेफर्ड अपडेट अप्रोच स्टोर ओनली द न्यू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लॉग फाइल के अंदर न्यू वैल्यू को जो कि ये स्टोर करता है। और इमीडिएट क्या कहता है, अप्रोच स्टोर द प्रीवियस, ये क्या कहता है कि प्रीवियस और न्यू वैल्यू दोनों को जो है कि स्टोर करता है या अपडेट करता है। लेकिन जो डेफर्ड होता है ये क्या करता है कि जस्ट जो कि जो हमारे पास न्यू वैल्यू आ रही होती हैं उनको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने देख लेनी है। बाकी लेक्चर में 45 है, इसके अंदर अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम जो आ सकती हैं, उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, अकर हो सकती है कि हमारे पास जिसके लिए हमारा डाटा जो रिकॉर्ड वो आगे नहीं पहुंच सकता। सीरियल का एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन जो हमारे पास सीरियल का मतलब है हमारे पास डाटा जो है सीक्वेंस के अंदर सेंड हो। मीन पहले एक पर्सन ने डाटा भेजा, फिर सेकंड भेजेगा, फिर 30 भेजेगा, फिर 4 पर्सन भेजेगा। पहले जिसने 1 पर्सन भेजा पहले इसका डाटा आगे मूव होगा, जब इसका कंप्लीट होगा फिर सेकंड का स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड कंप्लीट करेगा थर्ड का, फिर इस तरह फोर्थ का। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। मैंने सीरियलाइज का मतलब होता है ये डिफाइन सीरियलाइज स्कीम, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। लॉकिंग का भी आपको मैंने प्रीवियस बता दिया, लेकिन यहाँ पे भी आपने देख लेना है। रीड और राइट का आप राइट 2 लॉक्स होते हैं हमारे पास। ये आप देख कौन से, एक राइट एक्सक्लूसिवली लॉक होता है और हमारे पास रीड शेयर लॉक होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। लेक्चर नंबर 45 है लॉकिंग का आइडिया। ये आपने देख लेना है कि डिफरेंट बिटवीन पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोचेस क्या होती है। ये जस्ट आपने एक दफ़ा देख लेना है। 1.5 लाख का मैंने आपको बताया, इसको हैंडल कैसे की जाए, प्रिवेंशन की जा सकती है, डिलीशन है, रेजोल्यूशन है, प्रिवेंशन है, ये तमाम चीज़ें आप देख लेनी है।